नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक। एक छात्रा की डिग्री संबंधी शिकायत पर सीएम ने जताई नाराजगी। लंबित मामलों को अभियान चलाकर निस्तारित करने के निर्देश। स्नातक परीक्षा नकल प्रकरण जांच आयोग की जन सुनवाई और जन संवाद शुरू। अभ्यर्थियों, नागरिकों और हितधारकों की बातें सीधे आयोग तक पहुंचाना उद्देश्य। उत्तराखंड कांग्रेस का सीएम आवास कूच पेपर लीक मामला सहित रखी 4 मांगे। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा हमेशा दूसरे की कढ़ाई में पकौड़े तलना आदत। कोटाबाग क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों पर सख्त प्रशासन। जांच के लिए एसडीएम काला ढूंगी ने की टीम नियुक्त। दिन में रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। और चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को होंगे बंद। 23 को बाबा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि शिकायत का समाधान तभी माना जाएगा जब शिकायतकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट होगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की छात्रा साक्षी की डिग्री संबंधी शिकायत पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह में जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता देने और लंबित मामलों को अभियान चलाकर निस्तारित करने के निर्देश दिए। स्नातक परीक्षा नकल प्रकरण पर जांच आयोग की जन सुनवाई और जन संवाद 2 दिवसीय कार्यक्रम हल्द्वानी से शुरू हुआ। सुनवाई आमजन और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग के सामने शुरू हुई। इस जन सुनवाई और जन संवाद का उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों, नागरिकों और हितधारकों की बातें सीधे आयोग तक पहुंचाना है। आयोग की जांच को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए अभ्यर्थी, शिक्षक, मीडियाकर्मी और आम लोग सुनवाई में शामिल हुए। जांच आयोग ने छात्रों की सारी बातें सुनी। शनिवार को हल्द्वानी और रुद्रपुर दोनों जगह जांच आयोग जन सुनवाई करेगा। ये जो 21/9/2025 को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, इसमें जो कथित ये आया था कि इसमें पेपर लीक हुआ है, इसके संबंध में सरकार ने निर्णय लिया था कि माननीय जस्टिस यूसी ध्यानी सर की अध्यक्षता में एक एकल जांच आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें मुख्यतः ये है कि सर सभी जनपदों में जाकर इसके बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम और अपनी सेपरेट जांच कर रहे हैं। तो जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, और इसीलिए ये ओपन हाउस रखा गया है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे छात्र हैं और कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, अभिभावक हैं, उन सभी से ये पूछा जाएगा, उनके विचार लिए जा रहे हैं कि परीक्षाओं में सुधार कैसे हो सकता है, और तदनुसार एट लास्ट सर फिर अपनी रिपोर्ट इसमें राज्य सरकार को सौंपेंगे। आयोग का पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक केवल सोशल मीडिया पे चल रही है और हमारे पास अभी कोई तथ्य नहीं है। तो अभी हम लोग एक रिटन लेटर इनको दे रहे हैं। उसमें जो सबूत अभी तक हमारे पास आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, सारे सबूतों को हम इनके सम्मुख रख रहे हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे जो सुझाव थे इनको, चाहे वो 4G जैमर इन्होंने बात करी, तो हमने जो कल इनका भ्रामक संवाद आया उसको भी खंडन करने की मांग करी है। इसके अलावा आयोग को कई हमने सुझाव भी दिए हैं जिनको उन्होंने नोट डाउन किया और उसको रिटर्न में भी मांगा है। तो हम उनको उनकी मेल ID जो इन्होंने हमें दी है, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास सबूत भी हो तो सेक्रेटरी जांच-आयोग@gmail.com पर वो सुझाव भी दे सकते हैं। और उन सुझाव जो हमारे पास हैं, हमारे पास जो तथ्य हैं, हम इनको अभी रिटर्न में दे रहे हैं। और इसमें हमें उम्मीद है कि ये जल्द 10 दिनों के भीतर जो ये स्नातक स्तरीय परीक्षा है इसको रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करेंगे।
उत्तराखंड के 5वें धाम सैन्य धाम के लिए शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण में डोईवाला के शहीद मेजर प्रणय नेगी, शहीद विनोद सिंह और कुआंवाला के शहीद मेजर दीपक के आंगन की मिट्टी संग्रहित की गई। 25 सितंबर को देहरादून के गुजराड़ा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया था। 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में शहीदों के परिजन से मुख्यमंत्री के मिलने का कार्यक्रम होगा। शहीद परिजन ने अनुग्रह राशि में संशोधन की मांग की है। ये हमारे जो है 2021 में पहली यात्रा निकली थी, शहीद सम्मान यात्रा। उसमें जितने भी शहीद हुए हैं, ठीक है ना, उन सब के घर आंगन की मिट्टी को एकत्रित किया जा रहा था। उसके बाद जो है उसके साथ ही जितने भी उत्तराखंड की पवित्र नदियां हैं, उनके पवित्र जल को भी एकत्रित करके जो 5वां धाम सैन्य धाम के नाम से बन रहा है देहरादून में, वहाँ पे उनके स्तंभों में इन सब पवित्र माटी को और पवित्र जल को वहाँ पे अर्पित किया गया। उस दौरान जो है कुछ शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाने का कार्यक्रम छूट गया था। उसके लिए और उसके बाद 2021 के बाद भी कुछ शहीद जो है मुठभेड़ में सेना के उसमें सेवा के दौरान जो है शहीद हुए थे, तो उन सब को सम्मानित करने के लिए ये शहीद सम्मान यात्रा 2.0 इसका आयोजन किया गया है। सरकार ने जो ये सम्मान यात्रा और मिट्टी कलेक्शन का जो एकत्रीकरण का जो कार्य किया है, एक अच्छा वो है कि भाई उत्तराखंड में जो शहीद हुए उनको इस बहाने से जो है दोबारा से याद किया जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ। उत्तराखंड से मानसून ने विदाई ले ली है। कुछ दिन से तेज धूप से तपन महसूस हो रही थी, लेकिन 2 अक्टूबर की शाम को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग जिलों में 5 तारीख की रात या फिर 6 तारीख की सुबह से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया गया है। तीन और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर जिले के थानों में विभिन्न वादों में लंबे समय से खड़े वाहनों की लोहाघाट थाने में एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर की अध्यक्षता और सीओ चंपावत शिवराज सिंह राणा के नेतृत्व में नीलामी की गई। बोली लगाने के लिए लोहाघाट के अलावा बरेली, रुद्रपुर और हल्द्वानी से लोग पहुंचे थे। इन्होंने बढ़ चढ़कर बोली लगाई। सीओ चंपावत शिवराज सिंह राणा ने बताया कि 13 वाहनों की नीलामी की गई, जिनमें 8 दोपहिया और 5 चौपहिया वाहन शामिल थे। जैसे कि यहाँ पर 4 थानों के वाहनों का नीलामी हुई, जिसमें आपके 6 मोटरसाइकिलें पंचेश्वर की थी और 5 वाहन मोटरसाइकिल था 4 व्हीलर लोहाघाट की, 1 4 व्हीलर रेठा का, 1 4 व्हीलर पार्टी थाने का। तो यहाँ पर निष्पक्ष रूप से कमेटी के समक्ष इसके अध्यक्ष एसडीएम लोहाघाट थे और उनके नेतृत्व में निष्पक्ष और रूप से नीलामी की गई।
देहरादून के मालसी डियर पार्क में वन विभाग द्वारा वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मालसी चिड़ियाघर का दौरा किया और वन्यजीवों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही ये कहा कि हमारा उत्तराखंड राज्य वन और वन्यजीव के क्षेत्रफल से पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में पहले स्थान पर आएगा। हमारे प्रदेश में 70% वन भूमि है और आज से वन्यजीव सप्ताह भी शुरू हुआ है, जो खुशी की बात है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने वन्यजीव संघर्ष के दौरान मानव मृत्यु की धनराशि 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की है। अब ये की गई थी और अब ये राशि 10 लाख कर दी गई है। वन्यजीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है, उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष भी हमेशा होता रहा है। उसके कारण से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, उसके लिए हमने क्षतिपूर्ति के पहले हमने धनराशि का प्रावधान बढ़ाया था, 4 लाख से 6 लाख किया था और अब हम आज इस दिन से इस राशि को 10 लाख रुपए करेंगे। यूके SSSC परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। कांग्रेस ने 3 प्रमुख मांगे रखी। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच, यूके SSSC अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया को तत्काल पद से हटाना और परीक्षा रद्द कर नई तारीख की घोषणा करना। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पहले ही छात्रों की मांग पर गंभीरता से कदम उठा चुकी है। सीबीआई जांच के लिए संस्तुति केंद्र सरकार को भेज दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस एक ओर सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जबकि दूसरी ओर अक्सर एजेंसियों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। धामी ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगे होंगी उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून में यूके SSSC परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर कांग्रेस पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए पहुंची और इस दौरान कांग्रेस ने 4 प्रमुख मांगे रखी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सीबीआई जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाए, चौहान की गिरफ्तारी की जाए, यूके SSSC अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया इस्तीफा दें और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी को हटाया जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की स्पष्ट मांग है कि परीक्षाएं निष्कलंक और पारदर्शी हों और रिक्त पदों पर भर्ती जल्द की जाए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और करोड़ों के भ्रष्टाचार के जरिए पेपर बेचे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बरगलाने में आने वाली नहीं है। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। एक तो सीबीआई की जांच, वो भी हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। दूसरा, चौहान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, उसकी गिरफ्तारी के बिना ये जांच अधूरी है। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो पेपर लीक हुआ है, इसके जो अध्यक्ष हैं जीएस मर्तोलिया का इस्तीफा होना चाहिए। उनके रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। पहले
एस राजू ने इस्तीफा दिया था तो मर्तुलिया का इस्तीफा क्यों नहीं? तो तीसरा इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हमारी स्पष्ट मांग है रोजगार दो, हमारी स्पष्ट मांग है परीक्षाएं निष्कलंक हों, परीक्षाएं बिल्कुल पाक साफ हों। ये पेपर लीक, नकल करवाने, घोटालेबाजी करने, ये सब छोड़ो, निष्कलंक परीक्षाएं करवाओ और लगातार परीक्षाएं करवाओ, रोजगार दो, जितने पद रिक्त हैं सरकार में उनको भरो, सीधी बात है। और इसलिए जैन जी को भी और उनके अभिभावकगणों को भी इस सरकार पर विश्वास नहीं है और उसी अविश्वास को, उसी गुस्से को लोगों के ध्वनि देने के लिए, आवाज देने के लिए कांग्रेस सड़कों पर आई। युवाओं को भड़का रहे हैं हम, पेपर चोरी करवा रहे हो तुम, 10 लाख से लेके 15 लाख तक की रिश्वत ले रहे हो तुम और भड़का रहे हैं हम। चोरी कर रहे हो तुम, वोट की चोरी कर रहे हो, पेपर की चोरी कर रहे हो। कितनी चोरी करोगे? रेता चोरी, बजरी चोरी, हर मामले में घूसखोरी। अब नौजवानों के भविष्य का जो पर्चा है 10 लाख से लेके 15 लाख तक बेच रहे हो और हम भड़का रहे हैं। हम भड़काते रहेंगे जब तक करते रहोगे, तुम चोरों के खिलाफ हम भड़काते रहेंगे। यूके SSSC पेपर लीक मामले में कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास कूच पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसा और यह कहा कि कांग्रेस की हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए सीबीआई जांच की मांग स्वीकार की, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। चौहान ने कहा कि कांग्रेस की मंशा समस्या खत्म करने की जगह उत्पन्न करने की रहती है। युवाओं को भड़काने का षड्यंत्र पूरा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस को अपने कार्यकाल के घोटालों का प्रायश्चित करने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, वो समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं को उत्पन्न करके समस्याओं को उलझाने की हमेशा उनकी कोशिश रही है। राजधानी देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में नगर निगम और MDDA की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दर्जनों दुकानों को ध्वस्त किया। इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों की लगातार शिकायतें आ रही थीं। इससे इस क्षेत्र में जाम के हालात बन रहे थे। इसी के मद्देनजर MDDA ने नगर निगम को इस बाबत अवगत करवाया था, जिस पर नगर आयुक्त ने अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए। इसके बाद आज ये कार्रवाई की गई। बड़ी कार्रवाई इसलिए की गई कि MDDA द्वारा ये इसमें शिकायत आ रही थी कि बार बार यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। MDDA ने फिर हमारे नगर आयुक्त महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट करके नगर निगम को साइड में बुलाया गया, जिसमें हमें आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, लगातार राजधानी देहरादून की बात करें, उत्तराखंड में प्रशासन के जो आदेश है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम इसको लेकर सहयोग कर रहा है, तो आज कौन सा क्षेत्र जो है जहाँ पीला पंजा चला है? ये पीला पंजा जो चलाया है ये ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया है, मोपे वाला। तो ये कितना क्षेत्र रहने वाला है और कब ये अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे भी इसी तरह रहेगी? ये कार्रवाई जितना तक ये ट्रांसपोर्ट नगर में सभी खाली नहीं होते, 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, तब तक ये कार्रवाई चलेगी। रुड़की के भगवानपुर में दशहरे के मेले पर आए दुकानदारों ने नगर पंचायत के ठेकेदारों पर अवैध उगाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दशहरे के मेले पर वो रोजी रोटी कमाने के लिए 3 घंटे अपनी दुकान हर साल लगाते हैं, लेकिन यहां पर 2-3 दबंग लोग हैं जो खुद को नगर पंचायत का ठेकेदार बताकर जबरदस्ती डरा धमकाकर छोटे से बड़े दुकानदारों से 1500 और 1000 रुपए तक लेकर गए हैं। अगर मना करते हैं तो बदमाशी दिखाते हैं।
हमारे से 200 रुपए लिए हैं। 200 रुपए कहते हैं ना, इनकी पर्ची रखती है 200 रुपए की यहाँ पर। पर्ची भी आपको ना? पर्ची कुछ नहीं दी, 200 रुपए। ये कहते हैं ठेका छूटा है हमारा। 2 लोग थे और 2 उधर थे पल्ली तरफ, वो 300 रुपए भी लिए। हाँ, नाम नहीं जानते उनका? नाम उनका मालूम नहीं है मुझे। अगर अवैध वसूली की जा रही होगी उसकी जांच होगी। देखिए, इसका रुपए का तो ये होता है, जो मेले का मामला होता है, जो साल भर में एक मेला आता है, इसका तो रेट अलग होता है। और जो रोजमर्रा वाला दुकानदारों का हो, जो बैठने वाला हो, पीठ बाजार वाला होता है, उसका अलग होता है। लेकिन अगर अब ज्यादा ही लिया जाएगा, नाजायज पैसा लिया जाएगा, तो उसकी नगर पंचायत की तरफ से जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। रामनगर क्षेत्र के ग्राम छोई इलाके में एक मजदूर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फांसी लगा ली, शराब पीता था डेली, और हमें पता चला, हम फौरन गाड़ी लेके आए। मजदूरी करता था। किसान। क्या था आपका? क्या लगता था? हमारा लड़का यहाँ छोई में करता था। छोई में करता था मजदूरी। बच्चे भी साथ में रहते? बच्चे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, छोटे और बीवी है। तो कब कैसे पता चला तुम्हें? हमें पता चला, फोन करा था, इसकी बीवी ने रोके कि देखो पापा ने फांसी खा ली। उसकी आँख खुली तो उसने देखा था तो लटका था। पंखे पर लटका हुआ? हाँ, पंखा पर लटका था। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कार्यालय में मौजूद एक कर्मचारी पर सांप ने हमला बोलते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें, तराई पश्चिमी वन प्रभाग की बैलपड़ाव रेंज में कार्यरत कर्मचारी सुखदेव शुक्रवार की सुबह रामनगर में स्थित डीएफओ कार्यालय में मौजूद थे। इसी बीच अचानक एक सांप देखने के बाद वहां मौजूद एक अन्य कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ लिया, लेकिन यह सांप कर्मचारी के हाथ से छूट गया और उसके बाद सुखदेव के हाथ पर लिपट गया। इसके बाद सुखदेव के हाथ से खून बहने लगा। तभी साथ में मौजूद कर्मचारी उसे उपचार के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज चल रहा है। बारह बजे के आसपास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट सुखदेव नाम से आया है फॉरेस्ट ऑफिस से। डीएफओ ऑफिस में उसको सांप पकड़ते हुए सांप ने काट लिया है। वैसे तो सांप जहरीला नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पेशेंट को अंडर ट्रीटमेंट रखा है और ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों की जांच के लिए एसडीएम कालाढूंगी ने टीम नियुक्त की। शुक्रवार को कालाढूंगी उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों ग्रामीणों ने एक ज्ञापन सौंपकर हो रहे अवैध निर्माणों पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। शिकायत पर वन विभाग की एसडीओ कालाढूंगी और तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। ये टीम प्रकरण की जांच कर उनको 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद जांच के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, सहिष्णुता का एक प्रकरण संज्ञान में आया था और ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में शिकायत भी की गई थी। एक कमेटी राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त रूप से गठित की गई है, क्योंकि वहाँ पर भूमि के संबंध में कुछ विवाद है और वन विभाग और राजस्व विभाग के दोनों से मिलती हुई जमीन है और कोई गैप की लैंड बताई गई है। इस वजह से कमेटी का गठन किया गया है। जैसे ही कमेटी की आख्या प्राप्त होगी तो उस कमेटी की आख्या के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के लिए इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Yeah.